नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है दिल्ली से जुड़ी, देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां 2000 करोड़ के घाटे का ये खुलासा हुआ है। जी हां, कैग की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस कैग रिपोर्ट में कई सारी बातों का खुलासा किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर हम देखें तो 2000 करोड़ के घाटे का भी खुलासा है। साथ ही किस तरीके से जब नई नीति आई थी, शराब नीति, तो उसमें क्या कुछ घोटाले हुए, उन तमाम चीजों का जिक्र। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है निवेशक सम्मेलन से जुड़ी हुई। जी हाँ, इस निवेशक सम्मेलन में आखिर ये निवेशक सम्मेलन क्यों अहम है, क्यों इनका आयोजन हर राज्य में किया जा रहा है और इसका सीधे तौर पर हम देखें तो विकसित राष्ट्र पे क्या कुछ असर पड़ेगा, इन तमाम चीजों को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है महाकुंभ से जुड़ी। जी हाँ, महाकुंभ, और कल है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का हो जाएगा समापन। तो ऐसे में आखिरी दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल पहुंचेंगे और उसके लिए प्रशासन की तरफ से महाप्लान, महातैयारी भी है। क्या है वो महाप्लान और महातैयारी, बताएंगे विस्तार से आपको। तो रहेगी आज न्यूज पंच के जरिए इन तीनों ही प्रमुख खबरों पर नजर। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे आज की दिल्ली की खबर का। जी हां, दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में सदन में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट शराब के विनियमन और आपूर्ति पर है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कई सारे खुलासे हुए कि किस तरह से शराब नीति 2021 लाई गई, किसे और कैसे इससे फायदा पहुंचाया गया, किन किन नियमों का उल्लंघन किया गया इसके जरिए, इसके साथ ही कैसे करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ, सब कुछ इस कैग की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार चौतरफा घिरी हुई है। तमाम सवाल आप पार्टी पर उठ रहे हैं और इस रिपोर्ट को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश किया और कहा कि ये रिपोर्ट पिछले सरकार के दौरान हुई वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर करती है। आज के सत्र को लेकर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैग रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा किया गया है। जब कैग की रिपोर्ट ये सामने आई है तो आखिर इस कैग की रिपोर्ट ने किसकी मुसीबत बढ़ाई है, आइए देखते हैं। तो सीधे तौर पर देखें तो दिल्ली विधानसभा में आज कैग की रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस कैग की रिपोर्ट में सीधे तौर पर शराब नीति को लेकर ये कैग की रिपोर्ट है, जिसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। राजस्व का जो नुकसान हुआ है उसका जिक्र इस कैग की रिपोर्ट में किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और उन रेखा गुप्ता की तरफ से सदन में रिपोर्ट रखी गई है पटल पर और इस रिपोर्ट में कई सारा खुलासा हुआ। साथ ही शराब नीति से किस तरह से 2000 करोड़ के घाटे का जो खुलासा हुआ है वो भी इस रिपोर्ट में है। इसके साथ ही एलजी आप सरकार ने रिपोर्ट को रोक कर रखा था, ये बात कही गई है एलजी की तरफ से कि जो सरकार है, पुरानी सरकार, उसने इस रिपोर्ट को रोक रखा था। साथ ही उनका कहना है कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया गया है, उसका जिक्र भी एलजी ने किया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया कि पॉलिसी कमजोर थी, लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। तो ये तमाम जो खुलासे हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए हो रहे हैं। साथ ही एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में बदलाव के लिए ये सुझाव दिए थे, लेकिन उसके बावजूद जब बदलाव हुए तो कई नियमों को ताक पर रखा गया। मनीष सिसोदिया ने जो सुझाव थे उन तमाम सुझावों को नजरअंदाज किया गया और उसके बावजूद भी ये नई नीति लाई गई। इसके साथ ही आखिरकार अब कैग रिपोर्ट जो है वो पेश हो चुकी है और इस कैग रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं मुश्किलें इस वक्त आम आदमी पार्टी की बढ़ा दी है। किस तरीके से बढ़ी है ये मुश्किलें वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल शराब नीति में 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला हुआ है। शराब नीति का जो ये पूरा गड़बड़ झाला है वो इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नॉन कन्फर्मिंग एरिया में दुकानें ना खोलने से कहीं ना कहीं 241 करोड़ रुपए का खुलासा, रीटेंडरिंग ना करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किस तरीके से ये 2000 का जो आंकड़ा है ये वो पहुंचा है वो आपको बता दें। इसके अलावा कोविड के विवर से कहीं ना कहीं 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब कोरोना आया था तो उस दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट का सही कलेक्शन नहीं किया गया, जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। आप सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सलाह में मनमाने बदलाव किए गए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सलाह दी गई वो नहीं माने गए, उनको नजरअंदाज कर दिया गया।
सरकार की 377 दुकानों को हटा करके 849 लिकर वेंड्स बनाए गए, दुकानों को बढ़ाया गया। 22 निजी संस्थानों को भी लाइसेंस दिए गए, जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी लिए लाइसेंस दिए गए थे नियमों के मुताबिक, जो बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही बड़े फैसले बिना कैबिनेट अनुमति और एलजी के सुझाव से ही लिए गए। दिल्ली के अंदर अगर कोई भी आपको बड़ा फैसला लेना है तो वो एलजी से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं, किस तरीके से करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है दिल्ली को, वो इसमें सामने आया है। और इस रिपोर्ट के सामने आते ही कहीं ना कहीं जो पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में चौतरफा घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। देखिए कृतिका, बीजेपी जब आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर, केजरीवाल पर आरोप लगाती थी, तब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहते थे कि ये बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर उसका काम है और वो जो आरोप लगा रही है उसमें तथ्य नहीं है। लेकिन कैग की जब कोई रिपोर्ट होती है, ये एक संस्था है जो तमाम आंकड़ों को सामने रखकर उस पर जांच करके वो रिपोर्ट सामने रखी जाती है। और अभी तक ये नियम रहा कि कैग की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाती रही। और पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार और आतिशी ने ये नहीं किया। इस बात को लेकर हाईकोर्ट से भी एक तरह से फटकार लगी और बीजेपी इस भी सवाल को उठाती रही। अब जब रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी है, पहला प्रतिवेदन सटल के पटल पर रखा गया है और उसमें तमाम वही बातें हैं जिस बात को बीजेपी लंबे समय से उठाती रही है कि शराब नीति में घोटाला हुआ था। हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था, मनीष सिसोदिया जेल गए थे। तो ऐसे में अब बीजेपी के वो आरोप पुख्ता हुए हैं, क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी वही बात कहती है कि 2000 करोड़ से ऊपर का राजस्व नुकसान हुआ, तमाम नियमों की अनदेखी की गई, एक कंपनी को कार्टेल बनाने का मौका दिया गया, 70% बाजार में हिस्सेदारी 3 कंपनियों को दे दी गई, मुनाफे में मार्जिन बढ़ाया गया और राजस्व नुकसान हो गया। यानी कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, सरकार का मुनाफा घटा, नियमों की अनदेखी की गई, 2087 करोड़ का नुकसान हुआ। इस तरह की तमाम बातें जो पहला प्रतिवेदन रखा गया है शराब नीति पर, शराब आपूर्ति और पर, उसमें कहा गया है। तो अब बीजेपी कह रही है क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी इस कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना चाहती थी, उससे बच रही थी। और अब जब उसे पता था कि आज कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी है, तब बाबा साहब के बहाने जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, जबकि सब जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के कमरे में बाबा साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। सिर्फ जिन नियमों का पालन नहीं किया गया था केजरीवाल और आतिशी के समय, यानी मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, उनकी तस्वीर भी लगा दी गई है बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर के साथ। तो ऐसे में ये एक बहाना खींच दिखा रहा है आतिशी का, आम आदमी पार्टी का। ये भी आरोप आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के विधायक लगा रहे हैं। और कैग की रिपोर्ट में तमाम सिलसिलेवार तरीके से तथ्य तो सामने रखे गए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, लेकिन साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी इस मैटर को लेकर या यूं कहें कि कैग रिपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं? देखिए, एक प्रक्रिया होती है, बात कह रही है आम आदमी पार्टी के नेता विधायक कि कैग की रिपोर्ट रखने की तो प्रक्रिया है, वो उसको फॉलो किया जाता है, इसमें नया बात क्या है। अब बीजेपी ये कह रही है कि जब इसमें नई बात कुछ नहीं है, प्रक्रिया ही होती है, तो इसी प्रक्रिया का पालन आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं किया, या यूं कहें सरकारों ने क्यों नहीं किया पिछले 10 सालों में, चाहे वो केजरीवाल की अगुवाई में सरकार रही हो या फिर आतिशी की अगुवाई में। तो ये सवाल अब बीजेपी पूछ रही है, सत्ता पक्ष पूछ रहा है। और इसीलिए आज सदन के पटल पर जब ये रिपोर्ट रखी गई, उसके बाद जब धन्यवाद प्रस्ताव पर, उपराज्यपाल के धन्यवाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, तब कई सदस्यों ने कहा कि आमतौर पर जो रिपोर्ट है उस पर पीएसी विचार करती है, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। जब इतने वर्षों तक रिपोर्ट रखी नहीं गई तो अलग से सदन में अगर चर्चा हो तो बेहतर होगा। तो यानी कैग रिपोर्ट पर ही चर्चा की मांग सदन में की गई है तमाम बीजेपी सदस्यों के द्वारा, क्योंकि ये सामान्य तरह से देखें तो घटनाक्रम नहीं है। वर्षों तक इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकारों द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, आपको बता दें कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है। न्यूज पंच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, सज्जन कुमार की उस वक्त उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1984 सिख विरोधी दंगा केस में ये सजा सज्जन कुमार को सुनाई गई है।
तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मामला लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा था और सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या का ये पूरा मामला था। इसको लेकर कई बार फैसले की तारीखें आई, लेकिन वो फैसले टाल दिए गए, जिसके बाद अब आज ये फैसला सुना दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये अहम फैसला दिया गया है और उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को सुनाई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सज्जन कुमार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या का यह पूरा मामला था, जब अचानक से भीड़ पहुंची थी 1984 में और भीड़ वहां पर पहुंच करके बाप और बेटे की हत्या वहां पर कर दी जाती है। तो सज्जन कुमार पर इस भीड़ का नेतृत्व करने का यह आरोप था, जो कि अब कहीं ना कहीं साबित भी हो चुका है और अब उनको सजा का ऐलान भी किया जा चुका है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी सब कुछ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? कृतिका, बिल्कुल ये दूसरा बड़ा मामला है, दूसरा झटका कह सकते हैं सज्जन कुमार को है, क्योंकि इससे पहले वो इसी तरह के एक मामले में 5 सिखों की हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे हैं 2018 से। और इस बार भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो दोषी उनको करार दिया है और उनकी लिप्तता जो थी, जिसको लेकर के अभियोजन पक्ष और जो पीड़ित परिवार था वो लगातार ये कहता था कि सज्जन कुमार ही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसावे पर भीड़ ने इन सिखों की हत्या की। तो ये दूसरे मामले में भी अब उनको उम्र कैद काटनी होगी। हालांकि ऑर्डर से पहले सज्जन कुमार ने अपनी लिखित दलीलें भी यहाँ पर कोर्ट के सामने रखी थी और बहुत सारी बातें रखी कि मैं 80 साल से ज्यादा की उम्र का हूँ, 2018 से जेल में हूँ, क्योंकि उनको जब से वो जेल में है तब से कभी भी उनको जमानत नहीं मिली है। बार बार जमानत की उनकी जो कोशिशें थी उनको लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खारिज कर चुका है। तो वो उनकी दलील थी कि उनकी उम्र को देखते हुए और जितने वक्त से वो जेल में उसको देखते हुए कुछ रियायत कोर्ट बरते, लेकिन कोर्ट ने कोई नरमी नहीं बरती है। हालांकि जो अभियोजन पक्ष था और खासतौर से पीड़ित परिवार था वो लगातार फांसी की मांग कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने जो दूसरी कठोरतम सजा हो सकती है इस तरह के मामले में उम्र कैद की, वो सुनाई है। जहां तक उनके जेल में रहने की बात है, 2018 से जेल में है और इस वक्त उनकी जो एक याचिका, ये एक अपील है 2018 के मामले में, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो पहले से ही वो जेल में है। दूसरे मामले में भी अब उन पर ये बात साबित हो गई है कि वो दोषी थे और वही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर उन्होंने सिखों को निशाना बनाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए देखते हैं। अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास करते रहे। इस सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है और जिनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के मनीष सिसोदिया द्वारा, और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपनी काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से आज एक अनुरोध कर रहा हूं कि पिछले 10 सालों में उन लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। उनको सिखाया गया कैसे अनार्किस्ट की तरह व्यवहार करना है, कैसे शोर मचाना है और कैसे गुंडागर्दी करनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है। ये सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेगी और कैसे विधानसभा और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपकी चोरी, आपका भ्रष्टाचार, आपकी दलाली के सारे काले कारनामे विधानसभा पटल पर आएंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं विशेष रूप से अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, दिल्ली की सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज विधानसभा पटल पर एक सीएजी रिपोर्ट रखी है। अभी तो एक आई है अरविंद केजरीवाल, और मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट आएगी तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और अब ये जांच की गति और बढ़ेगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, ऐसा हमारा मानना है। और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं ये अपने सही ठिकाने पर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
माननीय मनोज तिवारी। धन्यवाद वीरेंद्र जी। दोस्तों, आज जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। भगवान की लीला देखिए। केशवर ने कहा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसका खुलासा होके रहेगा। और आज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही 2000 और इसको कैसे कहेंगे 2226 2002.68 करोड़। तो इस वक्त मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस वक्त हमलावर भारतीय जनता पार्टी होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जो कैग की रिपोर्ट पेश की गई है दिल्ली विधानसभा के अंदर, उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई देते हुए भारत के विकास में पूर्वोत्तर के विकास को भी रेखांकित किया है। दरअसल पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो हर राज्य में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान। हर राज्य में निवेशकों का निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के हर राज्य की अपनी अपनी भूमिका है, क्योंकि जब हर राज्य विकसित होगा तभी तो विकसित होगा राष्ट्र और तभी विकसित होगा हमारा भारत। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप पर।
तो 2047 तक विकसित भारत कैसे बनाया जाएगा उसका पूरा रोड मैप इस वक्त तैयार हो चुका है और इसमें हर राज्य की अपनी अपनी भूमिका है। राज्य जब सशक्त बनेंगे, उनकी भागीदारी सशक्त होगी, तभी विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य जो है देश में, उनके अंदर भी एक कंपटीशन होना चाहिए। ज्यादा निवेश आमंत्रित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। इसके साथ ही असम और मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई हाल ही में और इस समिट में सीधे तौर पर बाहर से जो लोग हैं, खासतौर पर जो विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनवाइट किया गया, उनको आमंत्रित किया गया। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश एक पसंदीदा व्यापार स्थल बन रहा है, यानी कि जो निवेशक हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके साथ ही ओडिशा को लेकर उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इससे पहले अगर हम नजर डालें तो 2018 में भी गुवाहाटी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और उस दौरान भी काफी इन्वेस्टर्स इसको लेकर के आमंत्रित किए गए थे इन्वेस्टर्स को। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है पूर्वोत्तर, यानी कि उसमें किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर, वो बात प्रधानमंत्री ने कही। पीएम मोदी ने निवेश आकर्षित करने की परंपरा को भी सीधे तौर पर बल दिया है कि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में निवेशकों को आमंत्रित कीजिए, आप बुलाइए ज्यादा से ज्यादा। पीएम के प्रयासों से राज्यों में प्रतिस्पर्धा का भी माहौल कहीं ना कहीं पैदा हुआ है और राज्यों के बीच में भी अब प्रतिस्पर्धा है, एक कॉम्पिटिशन अलग उठता है वह नजर आ रहा है। कई राज्यों ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का भी लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब हर राज्य अपने तौर पर मजबूत होगा, तभी हम कहीं ना कहीं आगे एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगले 25 साल को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है भारत। अगले 25 साल क्या कुछ होगा उसको ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही भारत की युवा आबादी पर भी पूरी दुनिया का भरोसा है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। इसके साथ ही भारत में हर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म किए जा रहे हैं, बड़े बदलाव भारत में हर सेक्टर में किए जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि भारत जो है लगातार तेजी के साथ में प्रगति कर रहा है। लोकल सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जा रहा है भारत के अंदर। तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र का निर्माण क्योंकि होना है 2047 तक, और ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उसका भी जिक्र हम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक महत्वपूर्ण मंच है और इस मंच पर निवेशक आकर के इकट्ठा होते हैं, साथ ही इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं राज्य के अंदर। 2025 के पहले 50 दिनों में तेजी के साथ विकास हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, ओडिशा की कर रहे हैं, तो ऐसे में बजट में भारत के विकास के हर उत्प्रेरक को ऊर्जा दी है। जो हाल ही में जो बजट सामने आया उसने किस तरीके से और लोगों में ऊर्जा पैदा की है वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजय इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का करते हैं। अजय, अगर देखा जाए तो एक सपना प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया, या यूं कहे कि एक लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, और प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र हर बार करते हैं कि इस विकसित राष्ट्र का अगर लक्ष्य पाना है तो हर राज्य को मजबूत होना होगा, हर राज्य को विकसित होना होगा। जी कृतिका, आपने बिल्कुल सही कहा और आपको याद होगा कि ग्लोबल जो गुजरात का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था वो अपने आप में एक नया मॉडल साबित हुआ। राज्यों के लिए अपने राज्य में निवेश को आकर्षित करना बाईएनियल कार्यक्रम होता था, यानी 2 साल में एक बार कार्यक्रम होता था। 2014 के बाद अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और अब गुवाहाटी में इस तरह के निवेश के जो कार्यक्रम हैं वो हो रहे हैं। आप समझिए $5 ट्रिलियन की इकॉनमी अगर बनना है, बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने राज्यों को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। जी बिल्कुल। $150 अरब का लक्ष्य रखा है असम ने, और इसको गेटवे कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य का और साउथ ईस्ट एशिया का। तो एक बहुत बड़ा मौका है आसाम के लिए। एडवांटेज असम 2.0 के जरिए भारत अपने राज्य की विकास और विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का, और अभी आज ही 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट अदानी, अंबानी और वेदांता की तरफ से आ चुका है, और मुझे लगता है कि 2-3 दिनों के बाद ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच चलिए न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के उस पर बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, क्योंकि अब महाकुंभ के समापन का समय हो रहा है। आने वाले कल समापन हो जाएगा महाकुंभ का, और उस समापन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ का कल यानी कि महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है और कल लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे। हालांकि आज सुबह से ही मेले में काफी भीड़ भी है। आसपास के जिलों से लोग लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने भी सारे इंतजाम किए हुए हैं। कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो लोगों से भी सहयोग करने की अपील इस वक्त प्रशासन ने की है। तो वही मेला क्षेत्र में शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो जाएगा। 13 जनवरी को शुरू हुए इस महाकुंभ में अभी तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाकुंभ 2025 को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया और अब ये दुनिया का सबसे बड़ा समागम बन चुका है। इस महाकुंभ में कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बनाए गए, फिर चाहे वो सफाई अभियान हो या फिर मेले में आए लोगों के हाथों के प्रिंट्स लेना हो। करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ है महाप्लान। तो महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महाप्लान है प्रशासन का, जिसमें अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान इस वक्त जताया गया है, जिसमें साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन इस वक्त पहले से ही सतर्क मोड पे है, अलर्ट मोड पर है प्रशासन। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रमुख मार्ग है वहां पर ADG और IG स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। 24 घंटे कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है, क्योंकि कल है आखिरी दिन है और आखिरी दिन काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को नजदीक घाट पर स्नान करने की सलाह प्रशासन की तरफ से दी गई है, ये अपील की गई है। साथ ही दक्षिणी झूसी मार्ग से आने पर अरेल घाट का इस्तेमाल करें जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उत्तरी झूसी मार्ग से आने पर हरिश्चंद्र घाट या फिर पुराने जीटी घाट पर ही स्नान करें, ये अपील इस वक्त श्रद्धालुओं से की गई है। परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम इस वक्त प्रशासन ने किए हैं। तो कुल मिलाकर कई सारे प्रतिबंध भी हैं, लेकिन साथ ही अपील भी प्रशासन ने की है। इसके अलावा महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है। वहां पे नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। पार्किंग को लेकर भी कई सारे जोन इस वक्त बनाए गए। इसके साथ ही भीड़ की अगर हम बात करें तो भीड़ के अनुसार सभी पांचों पुलों पर आवागमन होगा, किसी भी पुल को बंद नहीं किया जाएगा जिससे कि भीड़ अनियंत्रित ना हो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी कई सारे नियम इस वक्त बनाए गए हैं। भीड़ ज्यादा होने पर वैकल्पिक मार्गों की भी सुविधा मिलेगी, इसकी भी तैयारी पूरी तरह से प्रशासन ने कर ली है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संगम में प्रयागराज जंक्शन तक लगाए गए 1450 CCTV कैमरे वहां पर लगाए गए हैं, ताकि हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके।
हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी शुक्ल जुड़ रहे हैं जो लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी। अश्विनी, अब वक्त आ चुका है इस बड़े महाकुंभ के समापन का और कल की अगर हम बात करें महाशिवरात्रि को लेकर महाप्लान है प्रशासन की तरफ से, किस तरीके की तैयारियां वहां जमीनी स्तर पर नजर आती हैं अश्विनी? जी, निश्चित तौर से महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सुव्यवस्थित तरीके से स्नान करने की सारी तैयारियां मुकम्मल है। काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से लोग किन किन घाटों पर पहुंचे, वहां पर स्नान करें। सबसे अनुमोदन किया गया है और ये निवेदन भी किया गया है कि सब पूरा का पूरा 12 किलोमीटर के विस्तीर्ण क्षेत्र संगम क्षेत्र माना जाता है, पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। जो जहां पहुंचे वहां पर स्नान करें, अपने वाहनों को स्थानीय पार्किंग एरिया में रखें और वहां से शटल बसों का उपयोग करें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि नए विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास भी मेला प्राधिकरण कर रहा है। कल जो है 15,000 से ज़्यादा स्वच्छाग्रहियों ने, स्वच्छता प्रहरियों ने, जिनकी संख्या 18,000 से ज़्यादा थी, अपने बनाए हुए 10,000 के पहले कुंभ के कीर्तिमान को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया है। आज जो है 10,000 से ज्यादा हैंडप्रिंट लिए जा रहे हैं, 550 से ज्यादा शटल बसों का जो है संचालन करके नया विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इससे पहले 300 से ज्यादा सफाई करने वाले लोगों ने नदी सफाई अभियान, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से महा तैयारी इस वक्त है कल के दिन को लेकर और लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। आप लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।